आज के इस वीडियो के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सिविल जज 2023 के एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ के जो भी लोकल लॉ सब्जेक्ट हैं सारे लोकल लॉ को ऑब्जेक्टिव फार्म के रूप में कवर किया जाएगा। और आज उसी को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राजस्व संहिता का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट के बाद पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर राजस्व संहिता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। जैसा कि अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का मेंबर बनें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो का आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल जज, लोकल लॉ और मेजर लॉ दोनों का ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है और यूपी एपीओ, बिहार एपीओ, उत्तराखंड एपीओ का ऑनलाइन कोर्स चलाया जाने वाला है। अगर आप इनमें ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसकी नाम मात्र की फ़ीस रखी गई है, नाम मात्र की फ़ीस मात्र 1000 रुपये रखी गई है। जो इसके पहले वीडियो अपलोड किया गया है उसमें पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे आपको बैच ज्वाइन करना है, आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा, कंटेंट के अंतर्गत क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप इसके लिए विस्तृत जानकारी के लिए जो वीडियो अपलोड किया गया है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उसको वॉच करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और यदि आप इच्छुक हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तब पर भी आपको पब्लिक वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। आइए छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन करके सारे 100 क्वेश्चन को आज पार्ट फर्स्ट के वीडियो में देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता लागू होगी तो यह 1 नवंबर 2000 से लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कृषि वर्ष कब आरंभ होता है तो कृषि वर्ष 1 जुलाई को आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्व मंडल की बैठक का प्रमुख स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है तो यह है ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भू राजस्व संहिता की धारा 2(5) में परिभाषित राजस्व वर्ष किस दिनांक से प्रारंभ होता है तो यह 1 अक्टूबर से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आबादी से आशय क्या है तो आबादी से आशय नगरेतर क्षेत्र में किसी ग्राम के निवासियों के लिए आरक्षित क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आबादी के लिए आवश्यक है तो आबादी के लिए नगरेतर क्षेत्र आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कृषि के अंतर्गत नहीं आता तो कृषि के अंतर्गत बड़े झाड़ों का जंगल नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृषि में सम्मिलित नहीं है तो कृषि के अंतर्गत सागौन का वृक्ष सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वयं की खेती करने से क्या तात्पर्य है तो स्वयं की खेती करने का तात्पर्य होता है स्वयं के पर्यवेक्षण में सेवकों द्वारा या मजदूरी पर जो नगद या वस्तु के रूप में देय होती है से है। सेकंड ऑप्शन है, भूस्वामी के बड़े लड़के के पर्यवेक्षण में मजदूरों के द्वारा नगद या वस्तु के रूप में देय मजदूरी से है। थर्ड ऑप्शन है, कुटुंब के किसी भी सदस्य के द्वारा खेती करने से है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है क्योंकि सभी कृषक के स्वयं की खेती से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इमारती लकड़ी है तो इमारती लकड़ी के अंतर्गत चंदन आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्व वर्ष की तिथि क्या है तो राजस्व वर्ष की तिथि यह राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियत की जाती है तो यह राज्य शासन अधिसूचना द्वारा नियत करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुधार कहलाता है तो सुधार का तात्पर्य है कि किसी भी पूर्वगामी कार्यों का नवीनीकरण सुधार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुधार में सम्मिलित नहीं है
तो सुधार के अंतर्गत ऐसा कोई भी कार्य सम्मिलित नहीं है जो भूमि के मूल्य को नष्ट करता है या उसे घटाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आम्रकुंज से तात्पर्य नहीं है। तो आम्रकुंज से जो तात्पर्य होता है वो आम के बाग से होता है। भूमि के एक बड़े बाग पर आम के वृक्ष से है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, जबकि यहाँ तात्पर्य नहीं है पूछा है। तो सड़क के किनारे आम के बाग से तात्पर्य आमकुंज का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संहिता में परिभाषित नहीं है। संहिता का तात्पर्य राजस्व संहिता छत्तीसगढ़ परिभाषित नहीं है, तो इसके अंतर्गत जलोढ़ परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लगान है। तो लगान प्रीमियम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कृषक के अंतर्गत है। तो कृषक के अंतर्गत चारे के लिए भूमि आरक्षित किया जाना, चराई के लिए भूमि आरक्षित किया जाना, छप्पर खाने के लिए भूमि आरक्षित किया जाना उपरोक्त कृषि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, वास्तविक कृषक से अभिप्रेत है। तो वास्तविक कृषक से अभिप्रेत है कोई कृषक जो भूमि पर स्वयं खेती करता है। सेकंड ऑप्शन है, कोई कृषक जिससे युक्त रूप से प्रत्यशंका की जाती है कि वह स्वयं खेती करेगा। तो उपरोक्त दोनों वास्तविक कृषक से संबंधित हैं, वास्तविक कृषक से अभिप्रेत हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पटवारी की नियुक्ति कौन करता है। तो पटवारी की नियुक्ति कलेक्टर के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैच कराना है। क्वेश्चन नंबर 20 मैच कराना है। इसमें पूछा गया है कौन संबंधित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जैसा कि आबादी 2A में है, कृषि वर्ष 2C में है, राजस्व वर्ष 2F में है और आमकुंज का मैच नहीं है, 2T दिया है, यह मैच नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति कौन करता है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 2022 का जो सिविल जज का पेपर था छत्तीसगढ़ का, जो फरवरी 2023 में कंडक्ट कराया गया, उस क्वेश्चन पेपर को साल्व सहित और साल्व आयोग का जो आंसर की दिया गया उसके हिसाब से साल्व करके इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि वहां से 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट किए जाने की पूरी संभावना है। अगर आप उस क्वेश्चन पेपर को रिपीट कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपसे 15 से 20 क्वेश्चन आपका प्लस में रहेगा। इसलिए आप 2022 के प्रीवियस ईयर को ज़रूर सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति कौन करता है। तो राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति कलेक्टर के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दखल रहित भूमि से अभिप्रेत है। तो कह रहे हैं कि दखल रहित भूमि से तात्पर्य ग्राम में की ऐसी भूमि जो आबादी या सेवा भूमि से भिन्न है, ग्राम में की ऐसी भूमि जो किसी भूस्वामी द्वारा धारित भूमि से भिन्न है, ग्राम में की ऐसी भूमि जो कृषक द्वारा धारित भूमि से भिन्न है, ग्राम में की ऐसी भूमि जो सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न है। तो उपरोक्त सभी भूमि दखल रहित भूमि से अभिप्रेत है। अब राजस्व मंडल के अंतर्गत जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्व मंडल का गठन होता है। तो राजस्व मंडल का गठन अध्यक्ष के अलावा इतने सदस्य जितना राज्य सरकार ठीक समझे उन सभी को मिलाकर राजस्व मंडल का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 मैच कराना है। इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसा कि कृषि वर्ष, तो कृषि वर्ष 1 जुलाई से आरंभ होने वाला वर्ष कृषि वर्ष है। राजस्व वर्ष 1 अगस्त से प्रारंभ होने वाला वर्ष, यह राजस्व वर्ष नहीं होता। भू राजस्व संहिता का प्रवर्तन,
यह 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। राजस्व वर्ष, तो इसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्व मंडल के सदस्य के लिए आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यता धारित करता हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्व मंडल में अभी तक कितने सदस्य न्यायपालिका से आते हैं? तो राजस्व मंडल में कोई भी सदस्य न्यायपालिका से नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्व पदाधिकारी नहीं है, तो राजस्व मंडल का सदस्य या अध्यक्ष राजस्व पदाधिकारी नहीं है। फ्रेंड्स, जैसा कि यह पीडीएफ थोड़ा अच्छे क्वालिटी का पीडीएफ नहीं अवेलेबल हो पाया, और जो अगला वीडियो बनेगा इसका, उसमें अच्छे क्वालिटी के पीडीएफ को सर्च किया जाएगा, बनाया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व पदाधिकारी नहीं है, तो यह क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन राजस्व पदाधिकारी नहीं है। तो राजस्व निरीक्षक है, राजस्व निरीक्षक राजस्व पदाधिकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन राजस्व अधिकारी है? तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक अभिलेख अभिलेख अधीक्षक सभी राजस्व अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें समस्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ होते हैं, सत्य है। खंड के समस्त अधिकारी राजस्व संबंधित आयुक्त के अधीनस्थ होते हैं, यह भी सत्य है। जिले के समस्त राजस्व अधिकारी कलेक्टर के अधीनस्थ होते हैं, यह भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 31, जिलों के समाप्त करने या सृजन करने की शक्ति राज्य सरकार को किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? तो जिलों को समाप्त करने या सृजित करने की शक्ति राज्य सरकार को धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आयुक्त होते हैं, तो आयुक्त प्रत्येक संभाग में जितने भी संभाग होंगे, हर संभाग में एक आयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करती है, किसके अंतर्गत? यह धारा 16 के अंतर्गत की जाती है। अब राजस्व अधिकारियों तथा न्यायालय की प्रक्रिया से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भूमि पर प्रवेश एवं सर्वेक्षण करने की शक्ति प्राप्त है किसे? पटवारी को, भूमापक को, राजस्व निरीक्षक को। उपरोक्त सभी को भूमि पर प्रवेश करने एवं सर्वेक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मंडल एवं आयुक्त को मामले को अंतरित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? तो मंडल एवं आयुक्त को धारा 29 के अंतर्गत मामले को अंतरित करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कलेक्टर या उपखंड अधिकारी किसी मामले के विनिश्चित हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मामले को अंतरित या सौंपने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है? तो यह धारा 30 के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 37 है, धारा 29 के अंतर्गत मामलों को अंतरित करने की शक्ति प्राप्त है राजस्व बोर्ड और आयुक्त दोनों को। क्वेश्चन नंबर 38, किसी विशेष मामले को एक जिले के राजस्व अधिकारी से दूसरे जिले के राजस्व अधिकारी को मामला अंतरित करने का आदेश दिया जा सकता है आयुक्त के समक्ष। क्वेश्चन नंबर 39 है,
राजस्व अधिकारी व्यक्तियों को साक्ष्य या दस्तावेज पेश करने के लिए हाजिर होने के लिए समन भेजने की शक्ति धारा 33 के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्व न्यायालय प्रकरण की एक पक्षीय सुनवाई कर सकते हैं यदि ऑप्शन है तामील की प्रक्रिया विधि पूर्वक हुई हो। सही ऑप्शन है तामील की प्रक्रिया कैसे हुई हो, विधि पूर्वक हुई हो। क्वेश्चन है 41, धारा 33 के अंतर्गत पक्षकार या साक्षी को हाजिर होने के लिए समन भेजा गया लेकिन समन का अनुपालन करने में चूक करता है तो उसे गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकेगा, आदेश दे सकेगा कि वह उपसंजाति के लिए प्रत्याभूति दे या सिक्योरिटी दे, 1000 रुपये से अनधिक जुर्माना देने का आदेश कर सकेगी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस धारा के अंतर्गत साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश किया जाता है? तो धारा 34 के अंतर्गत साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश किया जाता है। क्वेश्चन 43 है, एक व्यक्ति पक्षकार या साक्षी समन के तामील के बाद हाजिर नहीं होता है तो अधिकारी उस पर कितना जुर्माना अधिरोपित कर सकता है या कर सकती है? 1000 से अनधिक। जैसा कि फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ सिविल जज लोकल लॉ मेजर लॉ का ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट हो गया है। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो को ज़रूर देखें। क्वेश्चन है 44, राजस्व पदाधिकारी को न्यायालय का दर्जा किस धारा के तहत प्राप्त होता है? तो धारा 31 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्व पदाधिकारी को किस धारा के तहत अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है? तो धारा 33 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजस्व न्यायालयों में उपस्थित होकर कार्यवाही करने के लिए कौन सक्षम नहीं है? तो पक्षकार का पिता या परिवार का कोई सदस्य। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्व न्यायालय को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना है, यह अनिवार्य है? अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है। ऑप्शन बी, यह अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 48 है, धारा 28 के तहत राजस्व पदाधिकारी द्वारा किसी आवासीय भूमि पर कार्यवाही करने हेतु प्रवेश करने के लिए 24 घंटे पहले अधिभोगी को सूचना देना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 29 के अंतर्गत राजस्व मामला एक जिले से अन्य जिलों में अंतरित करने के लिए कौन सक्षम है? तो राजस्व मंडल। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक पक्षकार जिसके विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में एक राजस्व अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया, आदेश के दिनांक से और अगर समन की तामील सम्यक रूप से न की गई हो तो आदेश के जानकारी में आने के दिनांक से 3 दिवस, आदेश के दिनांक से 3 दिवस के बाद उसकी अनुपस्थिति में राजस्व अधिकारी आदेश पारित कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजस्व पदाधिकारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन चलने वाले किसी मामलों या कार्यवाही में हुए व्यय को जैसा वह उचित समझे उस सीमा तक दिला सकेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा राजस्व अधिकारी किसी मामले को
अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को जांच तथा रिपोर्ट के लिए नहीं सौंप सकेगा। तो नायब तहसीलदार, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नायब तहसीलदार अपने किसी मामले को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को जांच या रिपोर्ट के लिए नहीं सौंप सकेगा, नहीं दे सकेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा कथन सत्य है? राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ होते हैं, सत्य है। संभाग के समस्त राजस्व अधिकारी आयुक्त के अधीनस्थ होते हैं, यह भी सत्य है। जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्दिष्ट न करे, जिले के समस्त राजस्व अधिकारी कलेक्टर के अधीनस्थ होते हैं, यह भी सत्य है। उपरोक्त सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई राजस्व अधिकारी कर सकेगा, धारा 35 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनवाई का स्थगन अधिकतम कितनी बार हो सकता है? यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बार बार रिपीट किया जाता है। तो सुनवाई का स्थगन अधिकतम 3 बार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सा कथन सत्य है? राजस्व अधिकारियों के आदेश अपील या पुनरीक्षण में तो उलटना या परिवर्तित किया जा सकता है जब न्याय न हो पाया हो, अर्थात डिक्री या आदेश या डिक्री को वह उलट सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है, लेकिन कंडीशन है कि जब न्याय न हो पाया हो। अगला क्वेश्चन है, राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश गलती या अनियमितता के कारण कब उलटने योग्य होता है? जब वस्तुतः न्याय न हो पाया हो। क्वेश्चन नंबर 58 है, जब राजस्व संहिता में किसी अभिव्यक्त उपबंध के अभाव में राजस्व न्यायालय द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो राजस्व न्यायालय में सिविल प्रक्रिया की ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजस्व मंडल को नियम बनाने की शक्ति के प्रावधान हैं? तो ये जो धाराएं दी गई हैं 41 और 14 और 21, इनमें से किसी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 है, इस संहिता में किसी अभिव्यक्त उपबंध के न होने की दशा में सिवाय प्रक्रिया संहिता लागू होती है, किस धारा में कहा गया? यह धारा 43 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, अपीलों और पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन से संबंधित। करें कि भू राजस्व संहिता में अपील से संबंधित प्रावधान इम्पॉर्टेंट है। अपील से संबंधित प्रावधान धारा 44। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपखंड अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश की अपील होगी, तो मूल आदेश की अपील कलेक्टर के समक्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसा कि उपखंड अधिकारी के आदेश की अपील कलेक्टर को होगी, उपखंड अधिकारी के अधीन राजस्व अधिकारी के आदेश उपखंड अधिकारी को अपील होगी, कलेक्टर के आदेश की अपील आयुक्त को होगी, उप सर्वेक्षण अधिकारी के आदेश की अपील आयुक्त को नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अपीली न्यायालय कौन नहीं है? तो जैसा कि द्वितीय अपीली न्यायालय राजस्व बोर्ड द्वितीय अपीली न्यायालय है, आयुक्त द्वितीय अपीली न्यायालय है, कलेक्टर द्वितीय अपीली न्यायालय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रथम अपीली न्यायालय कौन है? तो प्रथम अपीली न्यायालय में उपखंड अधिकारी, कलेक्टर, आयुक्त और बोर्ड सभी प्रथम अपीली न्यायालय हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नांकित में से कौन सा या कौन से द्वितीय अपील के आधार हैं? तो द्वितीय अपील का आधार यदि आदेश विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल हो,
यदि किसी आदेश द्वारा विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा संबंधी किसी सारवान विवाद्यक का अवधारण नहीं हो सका। तीसरा है, प्रक्रिया में सारवान त्रुटि के कारण गुणावगुण के आधार पर मामले के विनिश्चय में गलती या त्रुटि हो गई। उपरोक्त सभी अपील के आधार हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपील प्राधिकारी की शक्तियां दी गई हैं? तो अपील प्राधिकारी की शक्तियां धारा 49 के अंतर्गत दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, धारा 49 सब क्लास 3 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है। तो यह प्रकरण के निपटाने के लिए जब आवश्यक हो तब ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न आदेश की अपील नहीं होगी। तो ऐसे आदेश की अपील नहीं होगी जो अंतरिम स्वरूप का है, स्टे के लिए आवेदन को मंजूर कर दिया गया हो, स्टे के लिए आवेदन को नामंजूर कर दिया गया हो, तो ऐसे सभी आदेशों की अपील नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 70 है, कुछ आदेश अपीलीय नहीं होते। इसके बारे में धारा 46 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न आदेश की धारा 46 के अधीन अपील नहीं होगी। अर्थात किसकी धारा 46 के अंतर्गत अपील नहीं होगी? तो पुनर्विलोकन के लिए किए गए आवेदन को नामंजूर करने पर अपील परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत ग्रहण की गई है। पुनर्विलोकन का आवेदन परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत ग्रहण की गई है। उपरोक्त सभी की धारा 46 के अधीन अपील नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैच कराना है, कलेक्टर परिसीमा काल से संबंधित है। कलेक्टर के लिए जो परिसीमा काल निर्धारित किया गया है 45 दिन का है। आयुक्त के लिए परिसीमा काल 60 दिन का है। बोर्ड के लिए परिसीमा काल 90 दिन का है। यह परिसीमा काल का मतलब जैसे कलेक्टर के न्यायालय में कब तक अपील दाखिल की जा सकती है, इसके लिए परिसीमा काल है। समय का निर्धारण किया गया, कितने समय के भीतर आप अपील दाखिल कर दीजिए, नहीं तो टाइम बाउंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व अधिनियम की किस धारा में अपीलों की परिसीमा काल दी गई है? तो यह धारा 47 के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सही सुमेलित युग्म। तो कहा जा रहा है अपील के बारे में प्रावधान धारा 40 में है। पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान धारा 50 में है। पुनर्विलोकन इसके बारे में प्रावधान धारा 51 में है। क्वेश्चन नंबर 75 है, कौन सा राजस्व प्राधिकारी पुनर्विलोकन कर सकता है? तो पुनर्विलोकन मंडल और राजस्व अधिकारी दोनों पुनर्विलोकन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, उपशमन एबेटमेंट का सिद्धांत लागू होता है। यह अपील, रिव्यू और रिवीजन में लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत राजस्व मंडल द्वारा पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? यह धारा 50 के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। तो अगर धारा 177 खंड 3 के अधीन खातों के निपटारे के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 79 है, पुनरीक्षण के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो यह अपीली आदेश के विरुद्ध धारा 210 के अधीन आयुक्त भू अभिलेख के किसी आदेश के विरुद्ध और आयुक्त भू अभिलेख द्वारा धारा 170 बी के अधीन पुनरीक्षण के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध
उपयुक्त सभी परिस्थितियों में पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर आयुक्त या आयुक्त भू अभिलेख, कलेक्टर, जिला सर्वेक्षण अधिकारी को पुनरीक्षण दाखिल किया जा सकता है? 60 दिन के भीतर। अगला क्वेश्चन है, राजस्व बोर्ड को आदेश की तारीख से कितने दिनों के भीतर पुनरीक्षण दाखिल किया जा सकता है? तो 90 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर। क्वेश्चन नंबर 82 है, पुनरीक्षण के आधार क्या हैं? तो आदेश की वैधता, आदेश के औचित्य, कार्यवाहियों के नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83 है, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन के संबंध में तो वही आधार होंगे जो सीपीसी में दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि पुनर्विलोकन के लिए आवेदन के संबंध में वही आधार होंगे जो सीपीसी में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, पुनर्विलोकन के आधार क्या हैं? तो पुनर्विलोकन के आधार मामले के अभिलेख में स्पष्ट दर्शित कोई भूल हो, पर्याप्त कारण हो, किसी नवीन या महत्वपूर्ण साक्ष्य की खोज जो सम्यक सतर्कता बरतने के बाद भी जानकारी में नहीं थी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85 है, रिव्यू के लिए समय सीमा क्या है? तो रिव्यू के लिए समय सीमा 90 दिन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कलेक्टर द्वारा राजस्व मामलों में पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण किया जा सकेगा? तो पुनरीक्षण राजस्व मंडल द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, राजस्व मामलों में राजस्व मंडल के निर्णय के विरुद्ध अपील होगी? तो यह अपील उच्चतम न्यायालय में, राज्य सरकार में, उपरोक्त में से किसी में नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अधीन तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन करेगा तहसीलदार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है ऑप्शन, मंडल या राजस्व अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर पुनर्विलोकन कर सकते हैं, यह सत्य है। सेकंड ऑप्शन है, यदि आयुक्त या आयुक्त भू अभिलेख, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी ऐसे आदेश का जो उसने स्वयं पारित नहीं किया है मंडल की मंजूरी से पुनर्विलोकन कर सकता है, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी किसी ऐसे आदेश का जो चाहे स्वयं पारित किया हो या उसके किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, उस पूर्वाधिकारी के जिसके वह अधीनस्थ है की लिखित मंजूरी से पुनर्विलोकन कर सकता है, उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है, पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकेगा किसी भी आदेश का जिसकी अपील होती है जो किसी पुनरीक्षण कार्यवाही का विषय है, तो इनका पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, पुनर्विलोकन किया जा सकता है, तो यह स्वप्रेरणा से, हितबद्ध पक्षकार के आवेदन से, दोनों से पुनर्विलोकन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, यदि आदेश राजस्व पदाधिकारी द्वारा स्वयं पारित न किया गया हो तो उस आदेश के रिव्यू के लिए राजस्व मंडल की अनुमति लेनी आवश्यक है, तो आयुक्त की, बंदोबस्त आयुक्त की, कलेक्टर की, उपरोक्त सभी की। क्वेश्चन नंबर
93 है, किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन जो प्राइवेट व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता है किया जा सकेगा केवल हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर। क्वेश्चन नंबर 94 है, आदेशों के निष्पादन पर रोक लगाने संबंधी प्रावधान किस धारा में है? यह धारा 52 में है। क्वेश्चन नंबर 95 है, आदेशों के निष्पादन को रोक सकता है तो राजस्व अधिकारी जिसने आदेश पारित किया है, अपीलीय अधिकारी, पुनरीक्षण अधिकारी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 96, आदेश का निष्पादन रोका जा सकता है तो 3 माह या अगली सुनवाई की तारीख जो भी पहले हो तय किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 97 है, परिसीमा अधिनियम लागू होता है तो यह अपील, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण सभी पर परिसीमा अधिनियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, लंबित पुनरीक्षण का प्रावधान किस धारा में है? तो लंबित पुनरीक्षण का प्रावधान धारा 54 के अंतर्गत 54 के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 है, राज्य की समस्त भूमि पर स्वामित्व है तो राज्य शासन का अर्थात राज्य सरकार का। क्वेश्चन नंबर 100 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, संहिता के किस धारा के अंतर्गत कहा गया है कि समस्त भूमियां राज्य सरकार की संपत्ति हैं? यह धारा 97 में कहा गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि छत्तीसगढ़ राजस्व संहिता का यह 100 क्वेश्चन का मल्टीपल टाइप क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट था, अभी इसके अंतर्गत टोटल 400 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं रेवेन्यू के, जिसमें हर वीडियो के अंतर्गत हर पार्ट के अंतर्गत 100 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। इस तरह से रेवेन्यू के मल्टीपल टाइप क्वेश्चन के टोटल 4 वीडियो अपलोड किए जाएंगे इसी चैनल पर। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप छत्तीसगढ़ का माइनर एक्ट और मेजर एक्ट का पेड ग्रुप ऐड करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जैसा कि हमारा पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया है और आप चाहें तो उसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसका वीडियो का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां से पूरी जानकारी लेकर आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और आपको पर डे वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, वीकली टेस्ट और एग्ज़ाम बिफोर आपको 5 क्वेश्चन टेस्ट कराया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।